आपने अगर थ्री इडियट्स फिल्म देखी होगी तो आपको वो वाला सीन जरूर याद होगा जब रैंचो अपने गांव के चौकीदार वाली कहानी बताते हुए ये समझाने की कोशिश करता है कि हमें हमेशा अपने दिल दिमाग को बेवकूफ बनाकर रखना चाहिए। बाहर कितनी भी टेंशन हो और सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों ना हो, लेकिन हमें अपने दिल दिमाग को हमेशा ये मना कर रखना चाहिए कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, तू टेंशन मत ले, ऑल इज वेल, सब ठीक है। वैसे एक कमाल की बात बताएं, हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम उतनी बड़ी होती ही नहीं है जितना हम उसे समझने लगते हैं, और प्रॉब्लम को बड़ी बनाने का खेल दिमाग का ही होता है। अब जरा खुद अपनी लास्ट प्रॉब्लम के बारे में याद कीजिए। जब आप उस प्रॉब्लम में थे तब आप कितने परेशान थे, ये भी याद कीजिए। और फिर ये भी याद कीजिए कि जब आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, फिर आपका उस प्रॉब्लम के बारे में क्या ख्याल था। क्या वाकई में वो प्रॉब्लम उतनी बड़ी थी जितना आप उसके लिए परेशान थे? हम सभी के साथ 90% तक ऐसा ही होता है कि हमारे आगे आने वाली समस्या छोटी होती है, लेकिन हम उसके बारे में एक्स्ट्रा सोच के और अपने दिल दिमाग पर लोड देकर छोटी समस्या को भी बहुत बड़ी समस्या बना देते हैं। हमारा दिमाग हमारे शरीर का सॉफ्टवेयर है, और जिस तरह से कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर जितना अच्छा और एडवांस वर्जन के होने पर पूरा कंप्यूटर फास्ट और एक्यूरेट वर्क करता है, ठीक उसी तरह से अगर हमारा दिमाग जितना कंट्रोल में रहेगा, जितना सही दिशा में काम करेगा, हमारी लाइफ उतनी ही बेहतर होगी। कुल मिलाकर सब कुछ दिमाग का खेल है। जिसने अपने दिमाग को चलाना सीख लिया, समझो उसने अपनी लाइफ को आसान और बेहतर बना लिया। तो इसी क्रम में हमारी आज की ये बुक समरी आपके दिमाग को बेहतर बनाने का काम करेगी। इस बुक समरी से हम ना सिर्फ ये जानेंगे कि हमारा दिमाग क्या कर सकता है, बल्कि ये भी जानेंगे कि हम अपने दिमाग के साथ क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टिलनेस इज द की, कि हमारी इस बुक समरी के सफर पर, जिसे लिखा है रायन हॉलिडे। देखिए, हम सभी की लाइफ में एक ऐसा दौर जरूर आता है कि जब आगे क्या डिसीजन लेना है या उस प्रॉब्लम पर किस तरह से रिएक्ट करना है, हम ये समझ ही नहीं पाते। हो सकता है कि बहुत सारे लोग अभी भी किसी प्रॉब्लम में उलझे हुए हों, जैसे कि उनका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा हो, उनके रिलेशनशिप में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो कि वो अब डाइवोर्स जैसे बड़े डिसीजन पर आकर खड़े हो गए हो, या फिर वो अपने लिए एक सही जॉब ना ढूंढ पा रहे हो। ऐसे स्टेज में अक्सर लोग खुद को एक ब्लैंक सिचुएशन में पाते हैं। उनके लिए इस सिचुएशन में कोई भी स्टेप लेना आसान नहीं होता है, और ये काफी नॉर्मल भी है। ऑथर रायन हॉलिडे का मानना है कि किसी भी ऐसी सिचुएशन में जब आपको आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो, तो दिमाग को उलझन में डालने या जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेने जैसी गलती आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको इस समय अपने दिमाग को समय देने की जरूरत होती है। आप खुद के माइंड को हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से हटाकर अपनी प्रॉब्लम पर फोकस कर सकते हैं, जिससे कोई भी सही रास्ता निकालने में आपको मदद मिल सकती है। प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढते समय अक्सर लोगों के मन में ढेर सारे नेगेटिव ख्याल आने लगते हैं, जैसे कि अगर उन्होंने बिजनेस को छोड़ने का डिसीजन लिया तो वो अपने आगे की लाइफ को कभी दोबारा से शुरू नहीं कर पाएंगे, या फिर अगर उन्होंने एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को अपनी तरफ से खत्म कर दिया तो लोग उन्हें बुरा समझेंगे, या आगे लाइफ में कभी भी उन्हें दूसरा पार्टनर नहीं मिल पाएगा, एटसेट्रा। इस तरह के नेगेटिव ख्यालों को डिसीजन लेने से पहले ही अपने दिमाग में लेकर आना आपके लिए प्रॉब्लम को और ज्यादा बड़ा बना सकता है। हालांकि ये इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि आने वाले फ्यूचर के बारे में चिंता करना और कुछ भी अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट के होने से डरना, ये एक ह्यूमन माइंड की टेंडेंसी होती है। इसे स्किप करना आसान तो नहीं है, लेकिन यह भी सभी के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप अपने दिमाग में एक पॉजिटिव और बेहतर सिचुएशन को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में धीरे धीरे पॉजिटिव चीजें या घटनाएं शामिल होने लग जाती हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी चीजों में बहुत आसानी से यकीन कर लेते हैं, और वहीं कुछ लोग मानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी कोई चीज होती नहीं है। यहां आपको यह समझने की कोशिश करनी होगी कि आप अपने माइंड को जिस डायरेक्शन में मोड़ देते हैं, वो आपको उसी डायरेक्शन के अनुसार रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है। अगर आप ऐसा सोचें कि यूनिवर्स आपकी बातों को सुनती है और आपको रिस्पॉन्ड भी करती है, तो धीरे धीरे आपको ऐसे साइन भी दिखना शुरू हो जाएंगे। ठीक उसी तरह अगर आप अपने दिमाग को शांत करके उसे ये यकीन दिलाएंगे कि आप जल्दी ही अपनी इस प्रॉब्लम का एक बेहतर सोल्यूशन ढूंढ लेंगे, तो आपका माइंड भी इस काम में आपकी मदद करना शुरू कर देगा। हो सकता है कि आप खुद अपने माइंड में आने वाले थॉट से सरप्राइज हो जाएं कि आपकी समस्या का हल इतनी आसानी से भी मिल सकता था।
और आप बिना वजह इतने दिनों से परेशान हो रहे थे। बस आपको कुछ समय का ब्रेक लेने और दिमाग को शांत करने की जरूरत होती है। एक ह्यूमन माइंड की शायद इतनी सारी क्वालिटीज हैं जिन्हें आप गिन भी नहीं सकते, और इन्हीं में से एक है माइंड का बेस्ट थॉट्स को जनरेट करना। लेकिन इसके लिए आपको अटेंटिव होना बहुत जरूरी है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या किसी नए आइडिया को सोचने के लिए आप बहुत सारे मेथड्स को अप्लाई करने की कोशिश करते होंगे, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि किसी भी नए थॉट के लिए आपको बस उस मोमेंट में प्रेजेंट होने की जरूरत होती है। आप इस हैबिट को किसी आर्टिस्ट से सीख सकते हैं जिनका माइंड उनके काम को लेकर हर समय अटेंटिव और प्रेजेंट रहता है। लेकिन आज के समय में लोग फिजिकली तो आपको सामने दिखाई दे सकते हैं, पर मेंटली शायद उस मोमेंट में वो प्रेजेंट नहीं होते। एक एग्जाम्पल के तौर पर आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप किसी सी बीच पर सनसेट देखने के लिए जाते हैं, लेकिन आप उस मोमेंट में प्रेजेंट होकर उसे पूरी तरह से एंजॉय करने के बजाय उस मोमेंट को कैद करने के लिए अपने फोन या कैमरे में बिजी हो जाते हैं। आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं रहता कि कब आपने उस मोमेंट की ब्यूटी को खराब कर दिया। जब आप अपनी लाइफ में चल रही सारी टेंशन को भूलकर किसी मोमेंट में पूरी तरह फोकस होकर उसे एंजॉय करते हैं, फील करने की कोशिश करते हैं या उसका हल ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो बहुत कम समय में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगते हैं, और ऐसी मेमोरीज भी आपके लिए लाइफ टाइम तक माइंड में स्टोर हो जाती हैं। प्रेजेंट रहने का यह मतलब नहीं है कि आप सिर्फ अच्छे मोमेंट्स को ही इसके लिए परफेक्ट समझें, बल्कि आपको ऐसे मोमेंट में भी प्रेजेंट और अटेंटिव रहना चाहिए जो आपको अच्छी फीलिंग नहीं देते। जब आप किसी मुश्किल मोमेंट में भी प्रेजेंट रहने जैसी क्वालिटी खुद में डेवलप कर लेते हैं, तो आप उन सॉल्यूशन को बहुत ही कम समय में ढूंढ लेते हैं और उन मुश्किलों से खुद को बाहर निकाल लेते हैं। प्रेजेंट रहने की आदत को एक ऐसी छोटी उम्र से ही डेवलप करना इंपॉर्टेंट होता है। आपने अपने स्कूल टाइम में देखा भी होगा कि जब आप किसी स्पोर्ट कंपटीशन में या एग्जाम में पार्ट लेने जा रहे होते हैं, तब आपके टीचर या आपके पेरेंट आपको ब्रेथ एक्सरसाइज करने के लिए कहते हैं। इसमें आपको अपनी ब्रेथ पर कंट्रोल करना होता है। इसके पीछे की वजह यह है कि अगर आपका दिमाग इनके अलावा किसी और बात को सोच रहा है, तो वो सारे डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलकर उस मोमेंट में खुद को प्रेजेंट कर लें जिसमें आप पार्ट लेने वाले हैं। बचपन की ये आसान सी एक्सरसाइज आपके लिए खुद को प्रेजेंट और अटेंटिव बनाने में हमेशा हेल्पफुल साबित हो सकती है। आज की लाइफ में अधिकतर सभी लोग इस बात पर फोकस करते हैं कि वो कितनी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में फीड कर लें, ताकि वो बाकी लोगों के सामने खुद को ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट प्रूव कर सके। लेकिन इस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने की रेस में वो खुद के दिमाग में ऐसी बहुत सारी नॉन इंपॉर्टेंट बातों को फीड करना स्टार्ट कर देते हैं जो उनके किसी भी काम की नहीं होती हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आज के टाइम में टीवी या मोबाइल फोन पर आने वाले शोज, न्यूज और गॉसिप्स। सेलिब्रिटी की लाइफ से जुड़े हुए इंसिडेंट हो या किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए किस्से, लोग उनके बारे में छोटी से छोटी डिटेल रखना पसंद करते हैं, और वो इस इंफॉर्मेशन को खुद तक ही लिमिटेड नहीं रखते, बल्कि इतनी ही एनर्जी वो दूसरे लोगों तक पहुंचाने में भी खर्च कर देते हैं। अगर आप भी इस तरह की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि यह इंफॉर्मेशन आपको रिटर्न की फॉर्म में क्या वैल्यूएबल चीजें देती है? शायद कुछ भी नहीं। इसके बदले में आपके कीमती टाइम, एनर्जी और कंसंट्रेशन जैसी चीजें ले लेती है। लोग जब एक ग्रुप में शामिल होते हैं और वहां चल रहे किसी डिस्कशन का पार्ट होते हैं, तब उनमें एक तरह की ईगो फीलिंग डेवलप हो जाती है, और ये ईगो जुड़ा होता है खुद को इंफॉर्मेटिव पर्सन साबित करने का। जब उसी ग्रुप के 3 से 4 लोग आपकी इस इंफॉर्मेशन के लिए तारीफ कर देते हैं, तो ये तारीफ आपके ईगो के लिए बूस्टर का काम करती है। आप कैसा फील करेंगे जब आप किसी अच्छी लोकेशन पर एक बेस्ट कंपनी देने वाले लोगों के साथ ट्रिप पर गए हुए हों, आपके आसपास का व्यू बहुत सुंदर हो, और उस टाइम में आप मैक्सिमम एंजॉय करना चाहते हो, लेकिन आपकी कैब का ड्राइवर बहुत स्पीड से ड्राइव करते हुए आपको लोकेशन तक पहुंचा दे। आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ इनकम्प्लीट सा महसूस करेंगे, और आपको ऐसा भी लग सकता है कि जिस मोमेंट के लिए आप इतनी दूर आए हो उसमें आप ज्यादा समय नहीं बिता पाए। ऐसा ही सेम सिस्टम माइंड के लिए भी बनाया गया है। जब आपके माइंड में कोई आइडिया या थॉट आता है, तो अक्सर आप उस आइडिया पर काम करने के लिए या फिर कोई डिसीजन लेने के लिए बहुत स्पीड में अपने माइंड को रन करने के बारे में सोचते हैं, और इस स्पीड में बहुत सारे बेस्ट डिसीजन और आइडिया को एग्जीक्यूट करने के तरीके आपसे बहुत पीछे छूट जाते हैं, या फिर वो आपके माइंड की थिंकिंग के एरिया में आ ही नहीं पाते। स्पीड से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक है जिसे लोग अक्सर मिस कर देते हैं,
और वो है डीप थिंकिंग। स्पीड और डीप थिंकिंग दोनों एक साथ कभी काम नहीं कर सकते। रायन का कहना है कि माइंड को खाली करने के बाद उसे एफिशिएंट बनाने का सबसे बेहतर तरीका है डीप थिंकिंग की प्रैक्टिस करना। अपने माइंड में कुछ बातों के बारे में सोचकर आप उसे रोज डीप थिंकिंग जैसी प्रैक्टिस करा सकते हैं, जिनमें से सबसे पहला स्टेप है कि आप माइंड को एक रेगुलर बेसिस पर यह याद दिलाएं कि आपकी लाइफ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है। जब आप इस बारे में पूरी तरह से श्योर हो जाएंगे, तब आप अपने माइंड को उस इंपॉर्टेंट चीज के अलावा बाकी जगह पर डिस्ट्रैक्ट होने से रोकें। दूसरा स्टेप है कि आप माइंड को प्रेजेंस में रहने के लिए ट्रेन करें। फ्यूचर में क्या हो सकता है या पास्ट में आपके साथ क्या अच्छा या बुरा हुआ था, इसके बर्डन से अपने माइंड को फ्री रखने की कोशिश करें। तभी आप किसी सब्जेक्ट पर गहराई से सोच सकते हैं। तीसरा स्टेप यह है कि माइंड को उन चीजों के बारे में सोचना भी सिखाएं जो आपको आंखों के सामने नहीं दिखाई देती है या वो छुपी हुई बातें होती हैं। कई बार आप अपने सामने दिख रही अपॉर्चुनिटीज में इतना ज्यादा खो जाते हैं या जल्दबाजी में उन्हें चुन लेते हैं और बेहतर और छुपे हुए ऑप्शन के बारे में आपको कोई ख्याल ही नहीं आता है। आखिरी स्टेप यह है कि आपको माइंड में हर रोज ये थॉट डालना होगा कि आपकी लाइफ का रियल मीनिंग क्या है। आप अपनी लाइफ से कौन कौन सी चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उन्हें पाने के लिए आप किस लिमिट तक जा सकते हैं। थोड़े समय में लिए जाने वाले डिसीजन से आपको कुछ देर की तारीफ तो मिल सकती है कि आप डिसीजन मेकिंग में काफी क्विक हैं, लेकिन क्विक डिसीजन आपके सामने प्रॉब्लम को भी लाकर खड़ा कर सकते हैं, जिससे आपको यह रिग्रेट हो सकता है कि आपने समय होते हुए भी ज्यादा ना सोचने की गलती की। डीप थिंकिंग के लिए और माइंड को एनालाइज करने के लिए अपने दिमाग में आने वाले थॉट्स को नोट डाउन करना भी एक अच्छी हैबिट हो सकती है। इस बारे में एक एग्जाम्पल देते हुए ऑथर रायन बताते हैं कि एन फ्रैंक नाम की एक जर्मन महिला जब छोटी थी, तब उन्हें उनके किसी फैमिली मेंबर ने जन्मदिन पर एक डायरी गिफ्ट की थी। लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद उन्हें अपने घर को नाजी अटैक की वजह से छोड़कर जाना पड़ा। वो जब भी परेशान होती या उन्हें अपनी उस समय की लाइफ के बारे में कुछ भी समझ नहीं आता, तो वो उस डायरी में अपने दिमाग के सारे थॉट्स को लिख लेती थी और तब शाम में वो खुद के लिखे हुए थॉट्स को ही पढ़ती और सोचती कि उनके दिमाग में कितने अच्छे आइडियाज आते हैं और अगर वो उन्हें फॉलो करें तो उनकी लाइफ काफी बेहतर हो सकती है। एन की जैसी ही हैबिट आप खुद में भी शामिल कर सकते हैं। आपके माइंड के थॉट्स को खुद में कलेक्ट करके रखने वाली एक डायरी आपके लिए स्ट्रेस के टाइम में एक थेरेपी का काम कर सकती है। जब आप खुद को वर्थलेस या फेलियर समझने लगते हैं, तो इस डायरी में लिखे हुए अच्छे मोमेंट्स या थॉट्स के बारे में पढ़कर आप खुद पर फिर से एक बार भरोसा कर सकते हैं। किसी दूसरे के मोटिवेट करने से ज्यादा बेहतर है आप खुद के कामों या खुद के आइडियाज से अपने आप को इंस्पायर करने की कोशिश करें, और इन सब में आपकी मदद कर सकती है आपकी एक छोटी सी डायरी। लाइफ में कई बार ऐसा होता है जब आप अपने हर रोज के शेड्यूल से बोर हो जाते हैं और आपका किसी छोटे से ब्रेक पर जाने का मन करता है। ऐसे में आपके लिखे हुए थॉट्स आपके लिए एक स्ट्रेस बस्टर का काम करने के साथ आपको खुद पर प्राउड करने का मौका भी देते हैं। जब आप माइंड को अपने द्वारा किए गए अच्छे कामों को बार बार किसी डायरी के जरिए याद दिलाते रहते हैं, तो आप आगे के समय में माइंड को और बेहतर परफॉर्म करने के लिए एनकरेज करते हैं। कई बार आपकी ये डायरी और इनमें लिखे हुए आपके थॉट्स किसी ट्रिप, आउटिंग या पार्टी से कहीं ज्यादा बेहतर और इफेक्टिव साबित होते हैं। ये एक थॉट ब्रेक के साथ साथ एफिशिएंसी बूस्टर का भी काम करते हैं। जब आप लिखने बैठें तो आप क्या लिखने जा रहे हैं, इस बात से ज्यादा फोकस आप इस बात पर करें कि आप ये थॉट या मेमोरी क्यों लिखना चाहते हैं, और आगे चलकर जब आप इसे दोबारा पढ़ेंगे तब आप इस पॉजिटिव थॉट से क्या वैल्यू ड्रॉ कर पाएंगे। लिखने से पहले आपको बहुत ज्यादा सही या गलत के बारे में भी सोचने की जरूरत नहीं है। आप बस एक प्योर हार्ट और क्लीन माइंड को फॉलो करते हुए अपने थॉट्स को पेपर पर उतार दें। अपने आसपास आज अगर लोगों को एक शांत माहौल ढूंढना होता है तो वो किसी खास जगह पर जाना पसंद करते हैं, जैसे कि किसी शांत हिल स्टेशन पर या फिर किसी स्पिरिचुअल सेंटर पर, जहां वो अपने दिमाग में आने वाले थॉट्स को सुन सकें, उन्हें फील कर सकें। एक शोर से भरे हुए माहौल में आपका दिमाग बेहतर थॉट्स को धीरे धीरे प्रोड्यूस करना ही बंद कर देता है। किसी भी काम को पूरा करने के लिए उसमें जल्दबाजी करना कभी एक सही डिसीजन नहीं होता है। जब आप अपने करियर या रिलेशनशिप को चुनते समय काफी सोचने और समझने के बाद ही कोई डिसीजन लेते हैं, तो फिर बॉडी को एक सही स्ट्रक्चर में फिट करने के लिए जल्दबाजी करना कैसे सही हो सकता है? क्योंकि आपकी लाइफ के 3 जरूरी फैक्टर्स में से बॉडी एक अहम पार्ट है।
किसी भी नए इंसान से कमिटमेंट करने से पहले या कोई भी नया डिसीजन लेने से पहले आपका ये जान लेना बहुत जरूरी होता है कि आपकी बॉडी को इसमें कितनी ज्यादा एनर्जी देनी होगी और क्या आप उतनी एनर्जी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। आपसे लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं और आपको उनकी एक्सपेक्टेशन कैसे पूरी करनी है। इससे ज्यादा फोकस आपको अपनी बॉडी की एनर्जी पर लगाना चाहिए। आप जो काम करने जा रहे हैं वो आपकी बॉडी पर कैसा असर डालेगा, आपके लिए वो कितना जरूरी है, उसमें कितना समय लग सकता है, उस काम को करने से आप फ्यूचर में क्या पॉजिटिव वैल्यू ड्रॉ कर सकते हैं। ये सारे सवाल आपको खुद से किसी भी काम के लिए कमिटमेंट करने से पहले पूछ लेने चाहिए। खुद से ये सवाल करने के दो फायदे हैं, जिनमें से पहला यह है कि आप पूरे एनालिसिस के बाद ही किसी काम के लिए कमिटमेंट करते हैं, ताकि आप उस काम को सारी कंडीशन को फुलफिल करते हुए पूरा कर पाएं। और दूसरा फायदा ये कि जब आप बॉडी को कोई काम सौंपने से पहले खुद से ढेर सारे सवाल पूछते हैं, तब आपका माइंड और सोल मिलकर आपकी बॉडी को ये यकीन दिलाते हैं कि आप अपनी बॉडी और एनर्जी की कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। कई बार जब सामने वाला इंसान आपसे सवाल पूछता है कि क्या आप उनकी किसी मुश्किल काम में मदद कर सकते हैं, तो आप ये सोचकर उन्हें ना नहीं कह पाते कि शायद उन्हें सच में आपकी जरूरत है और आप उस मुश्किल काम के लिए उनके साथ कमिटमेंट कर लेते हैं। पर इस हाँ के पीछे आप अपने माइंड, बॉडी और सोल तीनों के डिनायल को नजरअंदाज कर देते हैं। आप हाँ बोलने से पहले ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि क्या आपकी लाइफ के तीनों इंपॉर्टेंट फैक्टर इस काम के लिए तैयार हैं भी या नहीं। आपके द्वारा एक स्ट्रेट डिनायल या ना कहना थोड़ी देर के लिए तो आपको खुद में सेल्फिश महसूस करा सकता है, लेकिन इससे आप एक लॉन्ग टर्म प्रेशर और लॉस से बच सकते हैं। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि सामने वाला इंसान आपके सामने उस डिमांड को इतनी अच्छी तरह से प्रेजेंट करे कि एक बार आप उसके लिए हाँ बोलने की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन खुद पर कंट्रोल करते हुए आप उन्हें एक तरीके से ना भी कह सकते हैं। जैसा कि आपने जो भी टास्क प्रेजेंट किया ये काफी बेहतर लगता है, पर मैं शायद इसमें अपना 100% एफर्ट नहीं दे सकता हूं। बेहतर होगा कि आप किसी दूसरे ऑप्शन या पर्सन को अप्रोच करें। अपनी बॉडी का यूज आप जिन कामों में करना चाहते हैं उनके लिए कमिटमेंट करने से पहले आप एक ट्रैफिक लाइट रूल को भी फॉलो कर सकते हैं। रायन कहते हैं कि ये एक काफी सिंपल सा रूल है जिसे फॉलो करके आप अपनी बॉडी के बारे में बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं। इसके लिए आपको अपने सभी टास्क जो आप प्रेजेंट में कर रहे हैं या फिर फ्यूचर में करना चाहते हैं को एक कैटेगरी में डिवाइड करना होगा। ये कोई नई कैटेगरी नहीं होगी, बल्कि आप इन्हें ट्रैफिक लाइट में यूज होने वाली 3 लाइट्स की कैटेगरी में बांट सकते हैं, जो कि रेड, ग्रीन और येलो है। सबसे पहले बात करते हैं रेड कैटेगरी की। जैसा कि आप सब सड़क पर चलते हुए रेड लाइट को देखकर रुक जाते हैं और थोड़े समय का इंतजार करते हैं, ठीक वैसे ही आपको इस कैटेगरी में उन सभी कामों को रखना है जो कि आपकी एनर्जी को जल्दी खत्म कर देने में एक अहम रोल निभाते हैं। आप उन कामों को एक इमीडिएट इफेक्ट के साथ रोक सकते हैं। दूसरी कैटेगरी है येलो लाइट की। आप इस कैटेगरी में ऐसे कामों को रख सकते हैं जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगते, पर आप उन्हें फ्यूचर में जरूर शुरू करना चाहते हैं। जिस तरह से आप ट्रैफिक में येलो लाइट होने पर थोड़ा रुककर ग्रीन लाइट के मिलने का इंतजार करते हैं, वैसे ही आप अपनी भागदौड़ की जिंदगी में भी थोड़ा ब्रेक लेकर ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से कामों को जारी रखना है और कौन से टास्क के लिए आपको अभी सही समय का इंतजार करना है। लास्ट कैटेगरी है ग्रीन लाइट की। जैसे आप ट्रैफिक में ग्रीन लाइट के मिलते ही अपने व्हीकल को आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं, वैसे ही आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट काम होते हैं जिनको शुरू करने से पहले आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है। ये काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आप इन्हें पूरा करने के लिए फ्यूचर का इंतजार नहीं कर सकते। किसी दूसरे पर्सन से मिलने वाले काम या हेल्प के ऑफर को भी आप इन कैटेगरी में बांटकर अपनी बॉडी के लिए डिसीजन ले सकते हैं। रायन कहते हैं कि लाइफ के तीनों जरूरी फैक्टर्स को एक पीसफुल एनवायरनमेंट देते हुए उन्हें किसी टास्क के लिए तैयार करना या फिर उन पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करना इतना आसान काम नहीं होता है। आपको इनके बारे में कोई भी डिसीजन लेने से पहले काफी सोच विचार करने की जरूरत होती है। इनमें वक्त लगाना भी चाहिए, क्योंकि कमिटमेंट एक ऐसी चीज है जो सोसाइटी में आपकी वैल्यू को बढ़ाने का काम करती है। लेकिन अगर आप अपने कमिटमेंट को पूरा करते हुए अपनी लाइफ के 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये कभी भी एक वाइज डिसीजन नहीं हो सकता है। इस आखिरी एपिसोड के साथ ये बुक समरी यहीं पर खत्म होती है। बुक समरी में आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा अहमियत रखने वाली 3 चीजों के बारे में काफी डिटेल में डिस्कशन किया गया है, और ये 3 चीजें हैं आपका माइंड, आपकी सोल और इन दोनों को शेल्टर या घर देने वाली आपकी बॉडी। तीनों ही फैक्टर आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं
और किसी भी एक के ठीक तरह से काम ना करने या उनके सेटिस्फाई ना होने पर वो किस तरह से दूसरे को अफेक्ट करते हैं। इसके बारे में भी ऑथर रायन हॉलिडे ने काफी एक्सप्लेनेशन के साथ चर्चा की है। सबसे पहले आपकी बॉडी को लीड करने वाले पार्ट यानी कि आपके माइंड के बारे में बात की गई। ये आपकी लाइफ में कितना अहम रोल निभाता है और आप इसे ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए खुद में क्या बदलाव ला सकते हैं। ऑथर माइंड को एक लीडिंग ऑर्गन की तरह देखते हैं और बताते हैं कि अगर बाकी के दो फैक्टर यानी कि बॉडी और सोल इसके साथ अगर एक सही बॉन्डिंग नहीं बिठाते हैं तो आप ना तो माइंड की पीस को हासिल कर सकते हैं और ना ही अपनी सोल को सेटिस्फाई कर सकते हैं। माइंड को और ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए आप अपने थॉट्स की क्लीनिंग कर सकते हैं। क्लीनिंग का मतलब यहां ऐसे थॉट्स को माइंड से बाहर करना है जो उनके पीस को डिस्टर्ब करते हैं, या फिर ऐसे सभी थॉट्स को हटाना है जो कि फ्यूचर में कोई भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं ड्रॉ कर सकते। जब आप इन सभी को हटाकर माइंड में एक स्पेस तैयार करते हैं तभी आप नए और अच्छे थॉट्स को इसमें एंटर करा सकते हैं। माइंड को हर तरह की इंफॉर्मेशन से भरने से पहले आपको अपने कानों पर एक फिल्टर सेट कर लेना चाहिए ताकि आप सिर्फ उन्हीं चीजों को एंट्री दे सकें जो जरूरी हैं और आपके काम की हैं। माइंड के बाद सोल की बात करते हुए ऑथर कहते हैं सोल का डायरेक्ट कनेक्शन आपके माइंड से है। जब आपका माइंड पीस को एक्सेस कर लेता है तभी आपकी सोल भी खुद में सेटिस्फाइड महसूस कर पाती है। बुक समरी में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स भी ऑथर के द्वारा डिस्कस किए गए हैं जिन्हें हम जल्दबाजी में या तो अवॉइड कर देते हैं या फिर बिना वजह के थॉट्स के बारे में सोचते रहने की वजह से हम उन्हें वक्त नहीं दे पाते। तो अगर आप ऐसे किसी भी पॉइंट को मिस नहीं करना चाहते हैं तो इस बुक समरी को जरूर ध्यान से सुनें। हमें उम्मीद है कि आपको यह बुक समरी काफी पसंद आई होगी और आपने इसे सीखने के साथ साथ इंजॉय भी किया होगा। आगे भी आपके लिए ऐसी ही इंस्पायरिंग समरी प्रोवाइड की जाती रहेंगी। तब तक जुड़े रहिए कुकू एफएम के साथ और सुन